फिलहाल जो हमारा मानक का सेशन होने वाला है वो हम आईराइस की ओर से लेके आए हैं आप सभी के लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मानक के बारे में कि मानक अवार्ड्स क्या है, ये कब से शुरू हुए हैं, किस तरह से बच्चे अपनी एंट्रीज देते हैं, किस तरह से इनोवेटिव आइडियाज जो है वो छोटे बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं वो जाके नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे अपने आइडियाज को प्रदर्शित करते हैं और अपने बहुत सिंपल आइडियाज के साथ। सो अगर हम इसकी बेसिक से स्टार्ट करें कि हमारे जो भी इंस्पायर अवार्ड्स होते हैं, अगर उसका फुल फॉर्म देखा जाए तो मानक का या इंस्पायर अवार्ड्स जो है उसका फुल फॉर्म है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट्स फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। यानी कि ये ऐसे अवार्ड्स है जहाँ पे बेसिक साइंसेज में आपके जो साइंस से रिलेटेड इनोवेशंस हैं जो आपको आगे जाके बच्चों को हमारे समाज को बदलाव लाने के लिए हमारी जो समस्याएं हैं जो हम हर रोज देखते हैं हमारे को लेके हमारे साइंस के कॉन्सेप्ट्स को लेके हमारे हमने जितना भी ज्ञान लिया है स्कूल लेवल पे उसका उपयोग करके हम किस तरह से हमारी डेली लाइफ में उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं और हमारी जो बेसिक समस्या है उसको हम सुलझा सकते हैं। सो अगर हम मानक का फुल फॉर्म देखें तो वो रहेगा मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। यानी कि आपके बच्चे जो हैं वो अपने बेसिक साइंस के नॉलेज को यूज करके इन अवार्ड्स की कैटेगरी में अपने नामांकन देंगे। अगर इंस्पायर स्कीम के बारे में हम बात करें कि ये कब से शुरू हुआ या इसका उद्देश्य क्या था इस अवार्ड्स को घोषित करने का। सबसे पहले अगर हम स्कीम का देखें तो आपको स्क्रीन पे दिख सकता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने दिसंबर 2008 में ये स्कीम को लॉन्च किया था और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2009 और 2010 से होना शुरू हो गया था। यानी कि 1 साल लगा था ये पूरे कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन में लाने के लिए पूरे देश में कि किस तरह से स्कूल के बच्चे जो हैं वो अपने आइडियाज इनोवेटिव आइडियाज को प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमारे साइंस एग्जिबिट्स होते हैं, साइंस एग्जीबिशन होता है, तो उसी तरह से आप उनके आइडियाज जो है वो इस तरह से अवार्ड कैटेगरी में आएंगे। अभी ये जो अवार्ड्स जो हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको रन करती है, जो कि हमारी इंस्पायर अवार्ड स्कीम जो 2009 से 2010 के बीच में शुरू हुई है। और इसी स्कीम के अंडर बहुत बड़ा एज रेंज है, यानी कि आप बहुत सारे आयु के लोगों को देख सकते हैं अलग अलग स्कीम में मानक के ही एंट्रीज देते हुए। सो आपको वो स्कीम का यहाँ पे एज ग्रुप दिखेगा, देखिए 10 से 32 साल के लोग यानी कि 10 से 32 ईयर्स के लोग जो है वो अलग अलग श्रेणियों में अपने अपने योगदान देंगे, आइडियाज को देंगे। पहला कंपोनेंट जो हम देखना चाहेंगे यहाँ पे है इंस्पायर अवार्ड। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो 6 क्लास से 10th क्लास के बच्चों के लिए है जो 10 से 15 साल के उम्र के बच्चे हैं। हमारा फोकस आज के लिए यहाँ रहेगा क्योंकि आप सभी लोग स्कूल टीचर्स हैं और यहाँ पे आपका उद्देश्य यही है कि हम किस तरह से स्कूल के बच्चों में वो एंट्रीज बढ़ाएं। देन दूसरी कैटेगरी आती है इंस्पायर इंटर्नशिप जो कि थोड़े बड़े बच्चों के लिए है, 11th-12th क्लास के बच्चे जो जहाँ पे वो इंस्पायर इंटर्नशिप के लिए अपने अपने आइडियाज या नॉमिनेशन देते हैं। देन उसके बाद जो यूजी पीजी है यानी कि जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी एक इंस्पायर स्कॉलरशिप आती है जो 17 से 22 साल के बच्चों के लिए होती है। और उसी तरह से आगे के जो पीएचडी कर रहे हैं या जो प्रोफेसर हैं उनके लिए अलग अलग इंस्पायर अवार्ड्स के जो हमारे नॉमिनेशन है वो लिए जाते हैं। आज का हमारा फोकस जो है डिस्कशन का वो ये इस इंस्पायर अवार्ड के ऊपर रहेगा जहाँ पे 6 साल से लेके 10 साल के बच्चे अपने आइडियाज को प्रदर्शित कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने आइडियाज। अभी हम ये पूरा स्कीम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा स्कीम चलता किस आधार पे है। अगर मैं स्टार्ट करूं तो थोड़ा और इंट्रोडक्शन देने के लिए कि जो हमारे इंस्पायर अवार्ड मानक से उसमें एक बहुत अहम हिस्सा डीएसटी के अलावा एनआईएफ भी देता है जहाँ पे यही सभी आइडियाज को एनआईएफ के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है और हम जो एंट्रीज देते हैं वो एनआईएफ के वेबसाइट पे और डीएसटी की वेबसाइट का कंबाइंड रहता है। यानी कि एनआईएफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल है इन अवार्ड्स के कैटेगरी में सिलेक्शन का। अगर हम स्टार्ट करें वर्क फ्लो या सपोर्ट मॉडल के बारे में कि कहाँ से ये एंट्री शुरू हुए। बेसिक हमारा ये आइडिया रहता है कि नॉर्मली इंडिया में जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई है 2009-10 से, तब से लेके अभी तक जो सिलेक्शन होते हैं बच्चों के स्कूल लेवल पे, यानी कि आज तक जितने भी एंट्रीज हुए हैं स्कूल लेवल पे अराउंड ये कुछ एक एवरेज नंबर है जहाँ पे यहाँ पे देखा गया है कि 10 लाख बच्चे हर साल एंट्री देते हैं। यानी कि 10 लाख बच्चे अपने आइडियाज जो है प्रोजेक्ट के फॉर्म में या चार्ट पेपर के फॉर्म में या कुछ एक डिस्प्ले मॉडल के फॉर्म में वो अपने आइडियाज को देते हैं। एंट्री उनकी होती है मानक अवार्ड्स के लिए। अभी ये 10 लाख बच्चे आप देखिए ये नॉमिनेट करते हैं खुद को कि हमारे पास ये आइडिया है और हम ये नॉमिनेट करना चाहते हैं ये अवार्ड्स के लिए, इंस्पायर मानक अवार्ड्स के लिए। और ये नॉमिनेशन स्कूल लेवल पे है, यानी कि स्कूल से लगभग 10 लाख बच्चे
अभी ये हर एक स्कूल से भी सिलेक्टेड बच्चे हैं कि हर स्कूल से शायद एक ही मतलब 5 अवार्ड्स ही यानी कि 5 एंट्रीज ही अलाउड है। सो समझ लीजिए कि एक एवरेज स्कूल से हमारे जो इंडिया के सारे स्कूल्स को मिला के 10 लाख बच्चे एंट्री देते हैं। यही जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन होता है तो वो 1 लाख के अराउंड रह जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फनल में यहाँ पे हर एक लेवल पे फिल्ट्रेशन हो रहा है। सो 10 लाख बच्चों ने मान लीजिए कि अगर नॉमिनेशन दिए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते आते वो 1 लाख एंट्री ही बच जाती है, यानी कि 10 लाख में से 1 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस स्टेट के। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में यही 10 लाख लोग पूरे स्टेट पूरे कंट्री में से स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो कि होते हैं 10,000 बच्चे। ये हमारे टोटल स्टेट्स की मैं बात कर रही हूँ कि स्टेट लेवल पे 10,000 सिलेक्शन होते हैं एंट्रीज के। और वही जब नेशनल लेवल पे आता है, यानी कि जब हमारा नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन है एनएलईपीसी, यहाँ पे 1,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। सो आप देखेंगे कि 10,000 हमने 10 लाख बच्चों से शुरू किया और आते आते हम सिर्फ 1,000 तक आए हैं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल डीएलईपीसी, स्टेट लेवल एसएलईपीसी और नेशनल लेवल एनएलईपीसी, इन 3 कैटेगरी में हर एक लेवल पे फिल्ट्रेशन हुआ है, यानी कि सिलेक्ट हुए हैं आइडियाज। और जो लास्ट होता है जो टॉप 60 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन 1,000 में से सिर्फ 60 बच्चे होते हैं पूरे देश में से जिनको फाइनल सिलेक्ट किया जाता है, जब वो डीएसटी के सामने और एनआईएफ के सामने अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं। सो ये एक वर्क फ्लो मॉडल हो गया हमारे डेटा को दिखाने के लिए कि किस तरह से मानक की एंट्रीज पूरे देश भर में आती हैं। और ये एंट्रीज जो है वो बहुत एवरेज एंट्री है, आज से 1 या 2 साल पहले की ये सब डेटा है। बट हमारे कहने का मुद्दा ये है कि लोग एंट्रीज करना और जितना हमें क्वांटिटी और क्वालिटी चाहिए वो अभी तक नहीं आ रहा है, और इसीलिए हम इस तरह के सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों में भी अवेयरनेस आए कि हमें ये एंट्रीज देने हैं। सो हमने 10 लाख से लेके 60 तक का ये सिलेक्शन प्रोसेस देखा कि किस तरह से हर एक लेवल पे इतने इतने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, कि 10 लाख में से सिर्फ 60 बच्चे ही सिलेक्ट हो रहे हैं। और इन 60 में से भी कुछ ऐसे सिलेक्ट होते हैं जो डायरेक्टली इंटरनेशनल लेवल पे जाके उनकी मेंटरशिप होती है, जैसे कि जहां तक अभी तक का आइडिया है वहां पे जापान में जाके कुछ बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है इन 60 में से। यानी कि सोचिए कि पूरे देश में से बच्चे सिलेक्ट होते होते इन 60 में आए जहां पे उनका एनएलईपीसी के बाद डीएसटी के सामने उनका प्रेजेंटेशन होता है। और यही डिस्प्ले जो है वो फाइन में जो आइडियाज और इनोवेशन जो है वहां पे उनका प्रेजेंटेशन होता है। सो आई होप ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आया होगा। और अगर हम बात करें कि हमारी टीम जो है आईराइज की टीम जो है वो लास्ट ईयर 2023 में अक्टूबर के दौरान एनएलईपीसी 2023 में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और उन्होंने वहां पे जाके वो एग्जीबिशन देखा एक्चुअली कि किस तरह से बच्चों के आइडियाज आ रहे हैं। बच्चे आजकल किस तरह के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को वहां पे डिस्प्ले कर रहे हैं, उनके क्या आइडियाज चल रहे हैं, वो कैसे चाहते हैं कि इनोवेटिव और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो यूज करके ये आइडियाज दे रहे हैं। बट हम कुछ आइडियाज के बारे में भी बात करेंगे इसके बाद। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे 10th एनएलपीसी जो था वहां से हमारे टीम के कुछ मेंबर्स वहां गए थे और वहां पे इंस्पायर मानक के जो कंपटीशन जो हुआ था, जो सिलेक्टेड बच्चे थे उनको उनके सारे मॉडल्स प्रेजेंटेशंस इन लोगों ने देखे हमारी टीम मेंबर्स ने। और उनमें यानी कि जहां पे 1,000 बच्चे सिलेक्ट होने थे वहां पे 441 स्टूडेंट्स जो थे जहां पे उन्होंने उनका मॉडल्स को डिस्प्ले किया था। यानी कि हमारे पास कैपेसिटी थी उतने बच्चों को एनएलईपीसी के लेवल पे प्रदर्शित करने की, बट सिर्फ सिलेक्ट 441 ही हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं क्वालिटी प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन और आइडियाज की कमी है, इसीलिए हम ये सेशन कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ स्लाइड पे। आप देख सकते हैं कि हमारे टीम मेंबर्स जो है यहाँ पे अशोक रूपनेर सर, आप सब जानते होंगे उनको, ये जहीदा मैडम है। और यहाँ पे डीएसटी के हेड है नमिता गुप्ता मैम। और हमारे इंस्पायर मानक के संदीप बंसल जी भी हमारे स्टॉल पे आए थे साइंस एक्टिविटी सेंटर के। और जो आईराइस का स्टॉल था हम लोगों ने जो लगाया था एनएलईपीसी में, 10th एनएलईपीसी में लास्ट ईयर अक्टूबर के, ये कुछ फोटोज है। यानी कि हमारी टीम ने खुद जाके वहां पे बच्चों से बात की है, समझने की कोशिश की है, डीएसटी के जो नॉमिनेटेड हेड्स हैं उनसे बात की है कि किस तरह के आइडियाज वो चाहते हैं कि नॉमिनेशन हो उन आइडियाज का। सो अभी हमने ओवरऑल बात कर ली कि किस तरह से मानक अवार्ड्स की एंट्री दी जाती है, बच्चे किस तरह से किस लेवल पे सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट होने के बाद क्या होता है और किस लेवल पे वो जाते हैं। और डेफिनेटली सिलेक्शन के बाद उनको कुछ अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में आती है डायरेक्टली बच्चों के बैंक अकाउंट में। तो हम जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और नॉमिनेशन प्रोसेस है वो थोड़ा और डिटेल में आगे देखेंगे। हम पहले ये देख लेते हैं कि आइडियाज किस तरह के आते हैं, कि ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ही बड़े और इनोवेटिव आइडियाज चाहिए, बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाले आइडियाज चाहिए, बट हम छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई टीचर बताएगा कि ये वाला फोटो देख के आपको कोई परेशानी लग रही है इस फोटो में?
कोई टीचर बताना चाहेंगे? बोलना चाहेंगे? आप मराठी में बोल सकते हैं। कोई आपको लग रहा है कि ये फोटो देख के आपको कोई समस्या दिख रही है यहाँ पे? बात कर सकते जैसे हैं आप। जैसे कि वो बैलगाड़ी है तो उसपे बैल हाँ। जो है उसके ऊपर बहुत सारा वेट आ गया है। हाँ, तो बैल पे वेट आ गया तो बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि हमें नहीं लग सकता, बट एक बच्चा है महाराष्ट्र के गांव का, उसे ऐसा लगा कि ये जो बैल यहाँ पे दिखाए गए हैं, या उसके गांव में जब उसने देखा कि उसके आसपास बहुत सारे बैल है, गाय है, बकरियां हैं, भैंस है, तो वो देखता है कि हमेशा इन बैलों पे इतना ज्यादा वजन क्यों डाला जाता है, इनके ऊपर इतना फिजिकल टॉर्चर क्यों हो रहा है। तो उसने क्या किया, उन दो बैलों के बीच में एक जगह बनाई जहां पे वो एक व्हील डाल सकता है। सो इससे क्या हुआ, बैलों के वजन जो है उनके ऊपर जो पड़ रहा था वो वजन कम हो गया, क्योंकि वो व्हील लगा है, यानी कि बैलों पे वो पूरा का पूरा भार नहीं आएगा। अब उसने ये देखा कि जब वो बैलगाड़ी चढ़ाई से नीचे जा रही है या ढलान से ऊपर जा रही है, तो उस टाइम पे उनकी लगाम खींचनी पड़ती है, यानी कि उनको ब्रेक लगाने के लिए उनके मुंह के अंदर जो रस्सी लगाई होती है उसको खींचना पड़ता है बार बार। तो उसको उस चीज के लिए भी दुख हुआ कि बैलों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तो उसने क्या किया, उसी व्हील के साथ, इसी पहिए के साथ उसने एक ब्रेक भी लगा दिया। यानी कि इस चीज को करने के लिए उसको ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी मशीन चाहिए थी या बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी वाली चीज चाहिए थी, उसने सिंपल एक व्हील लगा के, ये उसका एक आइडिया था। फिर बाद में जब जाके हर एक लेवल पे हम आगे बढ़ते हैं तो उस टाइम पे आप जो है वो अपने तरफ से एडिशंस कर सकते हैं, जब आपके पास कुछ अमाउंट आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो आइडिया सिलेक्ट हुआ है, तो उसके बाद आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने आइडिया में। तो ये एक सिंपल आइडिया था, वो बच्चे ने जो देखा, महाराष्ट्र के जो एक छोटे से गांव से आया था, उसने ये समस्या पहचानी। हम ये चीजें बहुत सालों से देखते हैं, हमारे बचपन से देखते हैं कि गाय या बैल जो होते हैं, उनको खेतों में भी इतने ज्यादा काम करवाया जाता है, फिजिकल लेबरिंग उनसे करवाया जाता है, बट हमने वो समस्या कभी नहीं देखी उनके सामने। एक व्हील लगाने से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा किसी किसान पे। और ये आइडिया जो है वो सिलेक्ट हुआ था मानक के एंट्रीज में, और इसको बहुत ही ज्यादा बताया गया था कि बहुत अच्छा आइडिया दिया गया है और बहुत इसको नवाजा गया था। सो यही आइडिया जो है, हम अगर देखें कि शहरों में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत भारी वजन ढोते हैं, या जो कबाड़ी वाले होते हैं वो बहुत वजन ढोते हैं, तो वो आइडिया इनके यहाँ पे भी काम आ सकता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जो आइडिया गांव से आया है, वो आइडिया सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, वो आइडिया हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ हमारे देश में यूज हो सकते हैं वो विदेशों में भी यूज हो रहा हो। सो वो आइडियाज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से फिर उन्होंने देखा कि किस तरह से ये व्हील्स लगा के हम बहुत ही जो छोटे लेबर्स होते हैं या गाय बैल वगैरह जो होते हैं, उनकी समस्या को हम सुलझा सकते हैं। और एक समस्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो इमेजेस देख सकते हैं जो बच्चों के ही आइडियाज है, और ये सारे सिलेक्टेड एंट्रीज है मानक के जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप एक लड़की देख सकते हैं, इसने ये देखा कि उसकी मम्मी जब दिवाली की सफाई कर रही थी, तो जब वो उसकी मम्मी ऊपर से साफ कर रही थी सीलिंग के ऊपर का कचरा, तो वो कचरा पूरा उनकी मम्मी के आंख में आ रहा था। तो वो लड़की से उसकी मम्मी का वो दुख देखा नहीं गया, तो उसने क्या किया कि वो झाड़ू के ऊपर उल्टी छतरी लगा दी। अभी जब भी वो झाड़ू साफ करते थे सीलिंग, तो वो छतरी के अंदर गिर जाता था कचरा, और उसकी मम्मी के आंख में वो कचरा नहीं गिरता था। तो ये आइडिया भी सिलेक्ट हुआ है मानक में, जो ये बताता है कि हमको मानक की एंट्रीज देने के लिए बहुत ही हाई फाई टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड और इनोवेटिव और सेंसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है, बट हम सिंपल चीजों से भी हमारे एक नया परिवर्तन जो है या एक नवाचार जो है वो क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में। उसी तरह से एक और लड़की का यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि उसने देखा कि स्कूल के बच्चों के जो बैग्स होते हैं उनके वजन बढ़ते जा रहे हैं, किताबें ज्यादा आ गई हैं, सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं, तो बच्चों के कंधे जो है वो बहुत कमजोर होते हैं, और अगर आप भारी बैग लेके जाते हैं बच्चे, तो उनकी ग्रोथ में भी असर होता है, और बच्चे हमेशा थके हुए महसूस करेंगे, उनकी हाइट बढ़ने में भी शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए वो बच्ची ने, जैसे हमारे लगेज बैग्स होते हैं, ट्रॉली बैग्स होते हैं, उसी तरह से उसने एक हैंडल और दो व्हील्स लगा दिए उस बैग में। सो ये चीज भी आइडिया जो है हमारा, ये इस लड़की का जो आइडिया था वो मानक एंट्रीज के लिए सिलेक्ट हुआ था। और फिर इसी के बाद इसने वो चीजें पेटेंट करना भी शुरू किया, यानी कि बच्चा जो है वो उस चीज का मास प्रोडक्शन करके जो उस प्रोडक्ट की रॉयल्टी है वो ले सकता है, जो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे एक देना चाहूंगी। सो ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक वॉकर है, सबको दिख रहा है ना वॉकर। सो यहाँ पे ये आइडिया जो है वो शालिनी शर्मा का है, जो बिहार से आती है वो लड़की। सो उसने ये देखा कि उसके घर में उसके दादाजी थे जिनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, और उनका कुछ पैरों का ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते थे।
तो वॉकर तो था, बट अभी ये प्रॉब्लम थी कि उसके दादाजी का जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, यानी कि अभी दादाजी को उनके रूम पे जाना है तो सीढ़ियां चढ़ के जाना है। अभी सीढ़ी चढ़ते टाइम पे वो वॉकर को लिफ्ट करके ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसने क्या किया, उसी सीढ़ी के नीचे व्हील्स लगा दिए, यानी कि पहिए लगा दिए। अभी वो व्हील्स लगाने की वजह से क्या हुआ, उनके दादाजी को बार बार वो उठाना नहीं पड़ रहा है, वो व्हील्स अपने आप उठ जाएंगे। और उसके बाद उसने क्या किया, हर एक लेवल पे वो मॉडिफिकेशन होता गया कि लेट्स से कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्कूल लेवल पे उसने ये आइडिया दिया, व्हील्स लगाए। फिर जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया तो उसने एक बैग लगा दी, जब उसके दादाजी मार्केट जाते थे या मंदिर जाते थे तो कुछ सामान रखना होता था, तो उसने उसी प्रोडक्ट पे, यानी कि जो उसका आइडिया था उसके आगे एक बैग लगा दिया जहाँ पे उसके दादाजी कुछ सामान भी रख सकते हैं। जब ये और स्टेट लेवल पे गया, नेशनल लेवल पे गया, तो वो वहां पे नहीं रुकी। उसने एलईडी लाइट्स लगाई इन पैरों पे कि जब भी दादाजी वॉक करने जाते थे रात में या उनको रात को कुछ काम होता था तो उस टाइम पे वो एलईडी लाइट जो है वो जल जाती थी और उससे उनको चलने में आसानी होती थी, दिखने में आसानी होती थी। सो आप देख सकते हैं कि आइडिया बहुत सिंपल था, बट किस तरह से एक बच्चे ने उस चीज को ऑब्जर्व किया। हमें यही बच्चों को बताना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े मटेरियल यूज करके एकदम साई-फाई चीजें बनानी है, ऐसा नहीं है। आपको आपके आसपास ऑब्जर्व करना है, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना है कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि अगर शहर के बच्चे हैं तो उनको बता सकते हैं आपके शहर में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बच्चे बता सकते हैं कि हमारे शहरों में ट्रैफिक की समस्या है, पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे, अगर खाना हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो डिलीवरी आते आते खाना ठंडा हो जाता है। तो ये सब समस्या हम बता सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी बताएंगे कि इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है, स्कूल बस जब आती है तो हमें पता नहीं चलता बस आई और हमारी बस छूट जाती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बच्चों को डायरेक्टली बोलिए कि आप नए आइडियाज लेके आओ। हम कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि ठीक है आप आइडिया नहीं ला सकते, कोई बात नहीं, अगले एक हफ्ते में आप प्रॉब्लम्स लेके आओ कि आपके आसपास आपको प्रॉब्लम्स क्या लगती है, आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, आप घर से स्कूल आ रहे हो तब क्या प्रॉब्लम है, स्कूल से घर जा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है, जब आप खाना खाते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। सो इस तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम डिस्कस कर सकते हैं उन बच्चों के साथ। ओके, इसी के साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि मैं शालिनी शर्मा के बारे में बात कर रही थी कि जिसने ये स्ट्रेचर बनाया, जो वॉकर था उसको मॉडिफाई किया। अब इसी वॉकर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने ब्रेक्स भी ऐड किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यानी कि अगर उस पे अगर वो व्हील्स है और उनको ब्रेक लगाने हैं तो वो ब्रेक जो है वो इस इन ब्रेक से मैकेनिकल ब्रेक्स जो थे उसने लगाए। और यहाँ पे वो फोल्ड भी होता है, यानी कि जब सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं थोड़ा टेढ़ा हो गया जब ऊपर चढ़ रही है। वॉकर से जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो वो टेढ़ा हो जाएगा ताकि ताकि वो सीढ़ियों पे भी हम वॉकर को यूज कर सके, वरना अगर वो सीधा वॉकर होता तो वो सीढ़ी पे वो बेंड हो जाता। इसलिए ऑलरेडी उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि वो जब हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो वो ऑलरेडी अपने पास बेंड हो जाएगा और हम चलते जाएंगे, जिससे कि वॉकर जो है वो स्टेबल रहेगा, यानी कि वो हिलेगा नहीं। और यही चीज वो आज उसने इसका आईपीआर घोषित कर दिया है, यानी कि अभी इस चीज को अमेजोन पे बेचा जाता है ये प्रोडक्ट, और हर एक प्रोडक्ट को के बिकने पे शालिनी शर्मा को रॉयल्टी मिलती है। सो आप बच्चों को एक छोटे से आइडिया से लेके किस तरह से वो आइडिया कहाँ तक जा सकते हैं और किस तरह से लोगों की मदद कर सकता है वो बता सकते हैं। और यही वॉकर जो है वो आजकल हम देख सकते हैं कि जिनके पैरों में कुछ ऑपरेशन होता है, फ्रैक्चर होता है या कोई चल नहीं पाता है, तो उनको भी ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाली चीज है। तो इसीलिए उसको मानक में ना केवल उसको सराहा गया कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, बट साथ साथ उसको ये भी इनकरेज किया गया कि इस चीज को वो बेच भी सकती हैं, वो अपने ऊपर वो इस प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट भी फाइल कर सकती है। यानी कि अब आगे जाके अगर उसको इस चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना है या मास स्केल पे प्रोडक्शन करना है ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फायदा हो, तो उसके लिए भी मानक अवार्ड जो है और जो हमारे गवर्नमेंट्स हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं बच्चों को। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये, गांधीनगर की एक लड़की है जो एक छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। उसने ये देखा कि जब उसके स्कूल में लंच ब्रेक होता था तो जो नल थे, टैप थे, उसका हाइट सेम था। तो वो छोटे क्लास में थी, तो वो हमेशा वो नल खोल के हाथ नहीं धो पाती थी। तो ये ऐसा नहीं था कि मानक के लिए उससे बोला कि तुमको क्या प्रॉब्लम है वो बता, वो डायरेक्टली अपने टीचर के पास गई और उसने ये बोला कि मेरे को हमेशा हाथ धोने में प्रॉब्लम होती है और मेरे हाइट की जितनी लड़कियां वो हाथ नहीं धो पाती है। अब आप सोचिए कि अगर हम हाथ धोए खाना खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। सो ये प्रॉब्लम उसने अपने प्रिंसिपल को बताई, और प्रिंसिपल ने नेक्स्ट टाइम क्या किया कि जब भी बेसिन लगे या नल लगे तो उन्होंने ऐसे हाइट वाइज नल लगाए ताकि हर हाइट का बच्चा जो है वो अच्छे से हाथ धो पाए। यानी कि प्रॉब्लम जो था वो बहुत सिंपल था, हमने शायद नजरअंदाज किया होगा कि ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम से क्या होता है, बट बच्चों के लिए वो बहुत
इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम लेके आए और हम कुछ उसका सोल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके उसकी हाइट बढ़ जाए 1-2 साल बाद, बट ऐसे भी बच्चे आएंगे जिनकी हाइट कम होगी, जो छोटे क्लासेस में होंगे, उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। तो ये भी एक बहुत सिंपल एग्जांपल था जहां जो आप बच्चों को भी बता सकते हैं कि आइडियाज इस तरह के लाने हैं जो एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में आप उसको यूज कर सकते हैं। सो ये एक वो आइडिया था। यहाँ पे आप और 2 आइडियाज देख सकते हैं, जहाँ पे महाराष्ट्र के कुछ गांव के जो बच्चे हैं जिसने पेडी फिलिंग मशीन बनाया है, जहाँ पे जो धान होता है, धान को अलग करने के लिए, यानी कि उसके छिलके को और धान को अलग करने के लिए एक सिंपल मशीन बनाया है, जो उसका आइडिया था। यानी कि पहले ऐसा जरूरी नहीं कि आप मशीन बना के दो, आप अगर आपके पास कोई मॉडल बना सकते हो, आप कुछ आइडिया लिख सकते हो, उस तरह से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसके बाद जब उसको वो अमाउंट मिला तो उसके बाद वो मशीन बना सकते हैं। देन आप एक और यहाँ पे राइट साइड पे एक लड़की का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जहाँ पे उसने एक ऐसा हेलमेट बनाया है जो सोलर पैनल से चार्ज होता है। सो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। सो रात में अगर वो हेलमेट पहन के अगर कोई बाइक पे जाता है तो वो जो बैटरी है यहाँ पे, जो आप टॉर्च देख सकते हैं, वो जल सकती है वहां पे। और उसमें कुछ और भी सेंसर्स लगे हैं जो ड्राइविंग के टाइम पे लोगों को हेल्पफुल हो सकते हैं। सो इस तरह के एग्जाम्पल्स भी एक्सेप्टेड है, अगर वो बच्चा जो आइडिया देके आ रहा है वो यूनिक है या रिपीटेड नहीं है। तो इस तरह के आइडियाज को भी बहुत ज्यादा इंकरेज किया जाता है मानक अवार्ड्स की एंट्री के लिए, और ये सभी सिलेक्टेड एंट्रीज के ही हम आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें पता चल गया कि इस तरह के एंट्रीज होते हैं और किस तरह से हर लेवल पे सिलेक्ट होते हैं बच्चे। बट एंट्रीज और इनोवेटिव आइडियाज लेने कैसे हैं बच्चों से? आप अभी टीचर्स हो, आपको पता चल गया मानक अवार्ड्स क्या है, हमको एंट्री देनी है, कंपलसरी एंट्री है या जो भी है, कि पर स्कूल 5 एंट्री दे सकते हैं। बट इनोवेटिव आइडियाज हम बच्चों से लेंगे कैसे, हमें तो समझ में आ गया। सो आप क्या कर सकते हैं? कंपटीशन करवा सकते हैं, आइडिया कंपटीशन। ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती बोलना है कि सबको कंपलसरी आइडिया लेके आना है, बट एक ऐसा बॉक्स बनाइए स्कूल में, हर हफ्ते या हर एक महीने में आप कोशिश कीजिए कि उनको बताइए कि आपके पास एक आइडिया बॉक्स है स्कूल में। इस तरह का वो बॉक्स हो सकता है जहाँ पे एक कार्डबोर्ड के बॉक्स पे आपने आइडिया बॉक्स या इनोवेशन बॉक्स आपने नाम दिया उसका, और बच्चों को बोलिए कि आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया है, एक पेपर पे आप वो आइडिया लिख के या उसको अगर 1-2 लाइन में आपको समझाना है तो वो आप वो इस बॉक्स में डाल दीजिए। और फिर जब 2-3 दिन हो जाए तो आप टीचर्स के साथ मिलके या बच्चों के साथ मिलके वो आइडिया बॉक्स खोलिए और देखिए कि बच्चों ने क्या क्या आइडियाज दिए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ आइडियाज बहुत अच्छे हैं तो आप उन बच्चों को बुलाइए और उनसे बोलिए कि इसके ऊपर आप काम कीजिए और आप इस आइडिया को मानक एंट्री के अवार्ड्स के लिए एंट्री दे सकते हैं, मानक के अवार्ड्स की एंट्री के लिए। सो इस तरह के आइडिया बॉक्स की कंपटीशन आप क्लासेस में, स्कूल में करवा सकते हैं, या आप क्लास वाइज भी करवा सकते हैं। 6th-7th क्लास का एक आइडिया कंपटीशन, 7 to 9 या 8 to 9 का एक अलग। उस तरह से बच्चों के अंदर भी वो हैबिट क्रिएट होगी या वो आदत क्रिएट होगी, जिससे वो सोचने पे उनको भी ऐसा लगेगा कि हमने ये चीज हम रोज देख रहे हैं कि हमारे घरों में, हमारे आसपास इतने सारे प्रॉब्लम्स है, बट हमने कभी देखा ही नहीं। सो ये आइडिया बॉक्स कंपटीशन या आइडिया कंपटीशन करवाने का यही एक इम्पोर्टेंट मकसद है कि हम बच्चों से वो एंट्रीज लेना शुरू करें, आइडिया कंपटीशन स्टार्ट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गई वो ये है कि 2024 का जो मानक एंट्रीज का जो अवार्ड का जो लास्ट डेट है वो है 15 सितंबर, यानी कि आज है 8 अगस्त। अभी 15 सितंबर यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट 40-45 दिन है जहां पे आप बच्चों से ये आइडिया बॉक्स कंपटीशन करवा के मानक की एंट्रीज दे सकते हैं। आपको साथ साथ कुछ ऐसे यूट्यूब लिंक्स और वेबसाइट्स भी दिए जाएंगे जहाँ पे आप एंट्री कर भी सकते हैं। और अगर आपको कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या आपको हिंदी में इसका पूरा इंस्ट्रक्शन चाहिए कि किस तरह से आप हिंदी में पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल कीजिए, करें, आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, अगर आपको आइडिया कॉम्पिटिशन के लिए आपका नॉमिनेशन देना है, आपको आपका यूडाइस नंबर पता होना चाहिए स्कूल का, आपका आपका जीमेल आईडी बच्चे का और टीचर का दोनों का रेडी रखना है और एक्टिव रखना है। ऐसा नहीं है कि पासवर्ड भूल गए जीमेल आईडी का। साथ साथ आपको आपके एंट्री का सिनॉप्सिस रेडी रखना है, यानी कि आपके पास जो भी एंट्री है, जो भी बच्चा सिलेक्ट हुआ है या स्कूल के जो भी आइडियाज आपने सिलेक्ट किए हैं, वही आइडियाज को आपको एक पैराग्राफ में यानी कि 300 वर्ड में इंग्लिश में लिख के रखना है कि वो आइडिया क्या है, प्रॉब्लम क्या थी, आपने क्या चीजें यूज की उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन पे लाने के लिए, और वो जब आपने आइडिया दिया तो उससे आप कहाँ कहाँ उसका उपयोग कर सकते हैं या समाज में कहाँ कहाँ वो यूज हो सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं, महाराष्ट्र का ही बीड़ जिले का एक बच्चा है जिसने ये देखा कि उसकी मम्मी जब प्याज काटती है तो प्याज के वजह से, काटने की वजह से उसकी मम्मी की आंख में से आंसू आते हैं। सो ये चीज हमने सबने देखी है कि हमारे घरों में आसपास होती है। बट वो बच्चे ने क्या किया,
एक ऐसी चाकू बनाई जहाँ पे चाकू के आगे उसने छोटा सा फैन लगा दिया। अभी जब भी उसकी मम्मी वो प्याज काटते थे तो उनकी मम्मी की आंखों में आंसू नहीं आते थे। बट फिर उसने जब वो स्टेट लेवल पे सिलेक्ट हुआ था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट हुआ था, जब स्टेट लेवल पे गया तो उसने क्या किया, उसी चाकू के आगे एलईडी भी लगा दी। क्योंकि वो गांव से आता था और बहुत बार ऐसा होता है कि गांव में शाम में लाइट चली जाती है, तो वो एलईडी लाइट जो है वो उस टाइम पे यूज होती थी, उसकी मम्मी यूज करती थी, और वो लाइट जो है वो रात के टाइम पे काम आती थी। सो उसी तरह से बच्चे ने आइडिया और जो ऑब्जर्वेशन है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम जो है वो पहचानी कि उसकी मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड कि उसने पहला आइडिया लेके आया कि उसको किस तरह से हम भगा सकते हैं, किस तरह से आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि प्याज में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो आंखों के अंदर जाने की वजह से आंखों में से पानी आता है। तो उसने देखा कि अगर वो वहां तक पहुंचे ही नहीं तो मैं क्या करूं, तो उसने अपना बेसिक साइंस का नॉलेज यूज किया। अब उसने क्या किया, वो सेकेंड लेवल पे भी रुका नहीं, थर्ड लेवल पे आते आते उसने उसमें चेंजेस करने शुरू किए, एडिशंस करने शुरू किए कि किस तरह से इसको मैं और बेटर बना सकता हूँ। इसके अंदर मैं बैटरी भी डाल सकता हूँ ताकि वो एलईडी खराब हो या तो उसको चार्ज करने की जरूरत हो, या फैन को चलाना है, मोटर को चलाना है, तो उसमें मैं एलईडी यूज करूँ, बैटरी यूज करूँ, वायर्स यूज करूँ। सो ये आइडिया जो है वो किस तरह से मॉडिफाई होता गया। हम एक दो वीडियोस भी देखेंगे जो हमारी टीम ने बनाए हैं इंस्पायर मानक अवार्ड्स के लिए, एक एक मिनट के ही वीडियोस हैं वो, कि किस तरह से आइडिया जो है वो बच्चे को आता है, किस तरह से बच्चा ऑब्जर्व करता है, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो किस तरह से सोल्यूशन पे आता है कि क्या चीज कर सकती हूँ कि जिससे ये समस्या को मैं, अगर मैं हल ना कर पाऊं तो कम तो कर ही सकती हूँ। सो उसके लिए हम वो वीडियोस भी देखेंगे। यहाँ पे आपको ये वाली स्क्रीन दिख रही है? यस यस मैम। दिख रही है। ओके, सो मैं ये वीडियो प्ले कर रही यस हूँ। मैम। ये हमारी टीम ने वीडियो बनाया है। आपको आवाज आ रही है? नहीं सुनी, वॉइस नहीं। मैं भी डाउनलोड करके प्ले कर रहा हूँ। ओके, ये आ रही है? नहीं आ रही है। टू व्हीलर यातायात का सर्वाधिक लोकप्रिय वाहन। ओके, आवाज यस आ रही है, आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा आ रही थी अभी? हाँ हाँ। ओके ठीक है। टू व्हीलर हम सबके यातायात का सर्वाधिक लोकप्रिय वाहन, लेकिन हम जैसे पारंपरिक वेशभूषा पहनने वाली महिला और बुजुर्गों के लिए बाइक की पिछली सीट की एक साइड पर बैठने के लिए खासी दिक्कत होती है। इस तरह बैठने के कारण संतुलन गंवाकर हादसा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन इस मुश्किल से दिखने वाली समस्या का हल खोजा है आंध्र प्रदेश में रहने वाले पडिगला तेजा ने। उन्होंने बाइक के पिछली सीट में बैक सपोर्ट देने के बारे में सोचा और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया लोहे से बनी हुई प्लेट्स, कार की हार्डेस्ट सीट जैसी चीजें, और बना दी बैक रेस्ट फॉर साइड सीटेड वुमन। आशा है ये नवाचार बुजुर्गों और महिलाओं के लिए एक वरदान होगा। इस नवाचार की खोज के लिए पडिगला तेजा को भारत सरकार द्वारा मानक इंस्पायर अवार्ड से भी पुरस्कारित किया गया है। आशा करती हूँ ये नवाचार आपको भी इंस्पायर करे एक और नवाचार ढूंढने के लिए। धन्यवाद। सो हम एक और वीडियो देखेंगे ताकि आपको आइडिया आए कि किस तरह से और भी आइडियाज आते हैं बच्चों के मानक एंट्रीज के लिए। नमस्कार। पूरे इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। इसी अभियान को कंट्रीब्यूट करने के लिए एक छात्र ने नवाचार किया। हम जब रास्ते से जाते हैं तो देखते हैं कि कूड़ेदान की समस्या है। कूड़ा कूड़ेदान के आसपास पड़ा होता है, क्योंकि कूड़ेदान का जो मुंह होता है वो छोटा होता है। इसी के ऊपर सॉल्यूशन के तौर पे छात्र ने कूड़ेदान के ओपनिंग पे एक इन्वर्टेड कोनिकल शेप बिठा दिया, जिससे कि अगर हम दूर से भी कचरा फेंकने जाए तो कूड़ेदान में जाएगा। उन्होंने ओपनिंग पे एक सेंसर भी बिठा दिया, जिससे कि कूड़ेदान पूरी तरीके से भर जाने पर म्युनिसिपैलिटी को एक मैसेज जाएगा। इस नवाचार के लिए उन्हें 2022 साल का इंस्पायर मानक अवार्ड भी मिला। छात्र का नाम है मनमोहन सिंह और ये राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको भी इस नवाचार से प्रेरणा मिली होगी और आप भी इस तरह के नवाचार करके इंस्पायर मानक अवार्ड कंपटीशन में सहभाग लेंगे। धन्यवाद। ओके,
सो आपने देखा कि किस तरह से आइडियाज जो है वो बच्चे देते हैं और किस तरह से एकदम छोटी छोटी दिखने वाली चीजें या उनके आसपास की चीजें जो हो रही हैं उसको ऑब्जर्व करके बच्चों ने इतने इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव आइडियाज दिए हैं। हम एक लास्ट वीडियो देखेंगे जहाँ पे एक लास्ट हम आइडिया लेंगे कि बच्चों ने जो मानक एंट्री के लिए दिए हैं वो। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मच्छरों की, जिनको भगाने के लिए ना जाने हम क्या कुछ नहीं करते। कभी क्रीम लगाते हैं, कभी इलेक्ट्रिक रैकेट यूज करते हैं या कभी कोई कॉइल यूज करते हैं, लेकिन सभी पर्यावरण के लिए घातक है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कोई ऐसा विकल्प ढूंढे जो इको फ्रेंडली हो? ये सोचा है तेलंगाना के भवानी ने। भवानी ने नीम की पत्तियां, तुलसी, कपूर को इस्तेमाल करके बना दी है एक वैक्स कैंडल जो मच्छरों को भगाती है। इनको इस नवाचार के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है इंस्पायर अवार्ड मानक से। आशा करती हूँ ये नवाचार आपको भी प्रेरित करे और एक नवाचार ढूंढने के लिए। हाँ, सो सभी ने देखा। आप बता सकते हैं कि किस तरह से आपने देखा होगा छोटे छोटे आइडियाज को लेके भारत के हमने 2-3 स्टेट के बच्चों के एग्जांपल्स देखे जहाँ पे बच्चों ने छोटी छोटी चीजों को यूज करके उनके आसपास की समस्या को सुलझाने की कोशिश की है। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था मानक के बारे में कि किस तरह से हर एक लेवल पे मानक की एंट्री को सिलेक्ट किया जाता है, किस तरह से हर एक लेवल पे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे मैंने बोला स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे आके 60 एंट्री सिलेक्ट होते हैं। अभी ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप किस तरह से बच्चों के अंदर वो इनोवेटिव आइडिया जनरेट करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम चाहते हैं कि बच्चे और एंट्रीज बढ़ाएं, कि हमारे यहाँ से हमारे स्टेट से और एंट्रीज बढ़े, वो एंट्रीज ना सिर्फ क्वांटिटी में हो बट क्वालिटी में भी हो। क्योंकि आजकल ऐसा देखा गया है कि कुछ जो टॉपिक्स है उस पर बहुत ज्यादा एंट्रीज आते हैं, तो जो डीएसटी का और जो एनआईएफ का वेबसाइट है वहां पे ऑलरेडी कुछ एंट्रीज के नाम दिए गए हैं कि जिसपे उनको बिल्कुल भी वो एंट्रीज नहीं चाहिए, जैसे कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या और भी कोई जैसे वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज मॉडल्स है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला जो है विंड मिल वाला या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वाले जो मॉडल्स होते हैं। सो ऐसे कुछ टॉपिक्स भी दिए गए हैं एनआईएफ की वेबसाइट पे जो अभी वो इन टॉपिक्स पे आइडियाज नहीं ले रहे हैं। इसीलिए हमने जो आपको ये वीडियोस दिखाए हैं और जो एग्जांपल्स भी दिए आपको पीपीटी के थ्रू, तो हमें ये बताने के लिए कि इस तरह से आपको और अलग हटके बट आपके डेली लाइफ से ही रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को पहचान के, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहचान के उनके सोल्यूशन से रिलेटेड मानक के एंट्रीज बच्चों से लेने हैं, यानी कि हमारे एंट्रीज बढ़ाने हैं। ओके, या सो ये था आइडिया बॉक्स के बारे में। अगर मैं आपको एनआईएफ की वेबसाइट भी दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने शालिनी शर्मा का जो एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे उसने जो ये वॉकर जो मॉडिफाई किया था वो उसने आईपीआर स्टेटस भी आप देख सकते हैं किस तरह से उसने पेटेंट भी किया है इस मॉडल को, और उसने अमेजोन पे और जो दूसरे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग होती है वहां पे भी उसने ये डाला है और वहां पे उसको रॉयल्टी मिलती है हर एक प्रोडक्ट के बिकने पे। सो आपको ये एनआईएफ की वेबसाइट और जो कुछ एनआईएफ की वीडियोस है या कुछ डीएसटी की वीडियोस है जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि किस तरह से एंट्री देने हैं, वो वेबसाइट्स आपके साथ शेयर की जाएगी। वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया गया है कि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एंट्री देने से पहले, यानी कि मानक की एंट्री जब बच्चे देंगे तो उसके पहले आपको क्या क्या चीजें रेडी करके रखनी है, और सिनॉप्सिस भी आपको रेडी रखना है इंग्लिश में 300 वर्ड का। सो यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम दूंगी, और अगर आपको कुछ सवाल है तो हम जरूर लेना चाहेंगे।